वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का रिवीजन सेशन। बेटा आज हमने जो रिवाइज करना है दैट इज गोइंग टू बी शेड्यूल 3। बेटा शेड्यूल 3 के अंदर सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं क्लास नोट्स। ठीक है। फॉर्मेट बेटा शेड्यूल 3 का आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, तो ध्यान से सुनते जाएंगे क्या क्या डिस्क्लोजर जाते हैं, क्या फॉर्मेट है, और कोशिश करेंगे ये आपको परफेक्शन के साथ याद हो। बेटा शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट 2013, उसने प्रिस्क्राइब करा है कि हर एक कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कह रहे हैं वो अपनी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और नोट्स कैसे बनाकर चलेगी। शेड्यूल 3 के अंदर बेटा तीन डिविजन होती हैं। डिवीजन वन उन कंपनीज के लिए होती हैं जो एएस के साथ कंप्लाई कर रही है, या कह लीजिए जो नॉन इंडियस वाली कंपनीज है। डिवीजन टू एंड डिवीजन थ्री किसके लिए है रिस्पेक्टिवली? डिवीजन टू इज फॉर दोज कंपनीज जिनको इंडियस के साथ कंप्लाई करना है, और डिवीजन थ्री उन एनबीएफसी के लिए जिनको इंडियस के साथ कंप्लाई करना है। तो आपके सिलेबस के अंदर डिवीजन टू और डिवीजन थ्री नहीं है, डिवीजन वन आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब एप्लीकेबिलिटी जो है वो शेड्यूल 3 की कब से है? सर देखो, वैसे तो शेड्यूल 3 की ओरिजिनल एप्लीकेबिलिटी हुई थी 1 अप्रैल 2014 से, लेकिन टाइम टू टाइम कुछ अमेंडमेंट करी गई, और मार्च 2021 के अंदर बेटा कुछ नोटिफिकेशन लाई गई थी, कुछ एडिशनल प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लाए गए थे। तो यहां से जो भी 2021 के अंदर चेंजेस करे गए देवर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर चलते हैं किसी भी कंपनी की, तो आपको प्रीसीडिंग ईयर की भी फिगर्स जो है वो देके चलनी होती है, कंपैरेटिव्स आपको देकर चलने होते हैं। ओनली इन दैट केस जहां पर आपका पहला साल है, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर आप अपनी पहली फाइनेंशियल्स बना के चल रहे हैं, वहां पर आपको प्रीवियस फिगर्स देने की जरूरत नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करके चलें तो डिवीजन वन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो आप बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते टाइम फॉलो करते हैं। देन पार्ट वन के अंदर फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। पार्ट टू के अंदर फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। अब पार्ट वन की हम बात करके चलें तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? सर सबसे पहले आता है नेम ऑफ द कंपनी, फिर उसके बाद आपका आता है बैलेंस शीट एज एट। बैलेंस शीट हमेशा बेटा एक पर्टिकुलर डेट की होती है। सबसे पहले आपका देन रुपीज इन, ठीक है, जो भी डिनोमिनेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी आप उसी डिनोमिनेशन क्वेश्चन को करेंगे। particulars note numbers figures as at the end of the current reporting period और figures as at the end of the previous reporting period। यानी अगर मैं 31 मार्च 26 की से फाइनेंशियल्स बना के चल रहा हूं तो यहाँ पर 31 मार्च 26 आने वाला है बेटा, और यहाँ पर 31 मार्च 25 आने वाला है। सर सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे बेटा चार मेजर हेड है: शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और आपका करंट लाइबिलिटीज। सर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड के नीचे तीन: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपको ये दोनों लगभग हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, ये आपको बहुत रेयर किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है देन आपका, ठीक है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल आइटम है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपकी चार आती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, देन आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट, देन आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड लास्ट वन इज द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो होती हैं आपकी वही बोरिंग्स होगी विच आर पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। हम एक एक पॉइंट के ऊपर आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करके चलेंगे जो रिस्पेक्टिव नोट्स नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में चार आती है बेटा: लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर आपका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर आपको दो चीजें दिखानी है कि टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कितने हैं, यानी एमएसएमई वाले कितने हैं। देन टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स जो कि अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? अदर करंट लाइबिलिटीज, एंड लास्ट वन इज योर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये आपकी चार आइटम्स रहेंगी किसके अंदर? करंट लाइबिलिटीज में। देन हम बात करके चलेंगे इनकी, टोटल करेंगे इन सबका। देन आपके आते हैं बेटा एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहली आइटम आती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके नीचे चार आपके पॉइंट बनते हैं: प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन यू हैव इज द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर टैक्स एसेट्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। तो पांच आइटमें आप कह सकते हो इसके अंदर आती हैं। पहली बीइंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट, उसको बेटा आपने चार में क्लासिफाई करना होता है: पीपीई, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। देन आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात करके चलें तो उसके अंदर बेटा छह आइटम है। कौन कौन सी छह आइटम है सर? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। आपके बेटा ये छह आइटमें जो है वो आपकी आ जाती है करंट एसेट्स के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखेंगे तो नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। अगर मान लो 31 मार्च में 26 का बना के चल रहा हूं
तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, फिगर्स आ जाएंगी फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2026, यानी 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 की फिगर्स यहाँ पर आएंगी, और 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 की फिगर्स यहाँ पर आएंगे। सर सबसे पहले आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद बेटा आता है अदर इनकम। दोनों का आप टोटल कर दीजिए, आपके पास आएगा टोटल इनकम। फिर आप लेकर चलेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होता है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Then you have purchase of stock in trade. Then you have changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. उसके बाद आपके आते हैं बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इन सब का टोटल करोगे टोटल एक्सपेंसेस आएगा। देन आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, हम उसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। फिर आप एक्सेप्शनल आइटम्स का ट्रीटमेंट करके चलेंगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, देन आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस के अंदर बेटा दो चीजें आती हैं, एक आपका करंट टैक्स, दूसरा आपका डेफर टैक्स। जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, फिर आप प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है आप लेकर चलेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप लिखेंगे टैक्स एक्सपेंस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, देन आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। देन आपके आ जाएंगे बेटा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, दोनों का टोटल करके आप कह लीजिए। ठीक है, देन आपके आएंगे अर्निंग पर शेयर विच इज बेसिक एंड डिल्यूटेड। अब नोट्स टू अकाउंट्स की बात करके चलें तो बेटा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर किन चीजों का ध्यान रख के चलना है। बेटा जब भी आप शेयर कैपिटल का नोट बना के चल रहे हैं, एक तो आपको हर एक क्लास ऑफ शेयर कैपिटल के लिए नंबर बताकर चलने हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और दूसरा कितना अमाउंट है जो कि ऑथोराइज्ड है। दूसरा आपको नंबर ऑफ शेयर्स बता के चलने हैं कि इशूड कितने हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितना है, ये आपको बताकर चलना है। आपको हर एक शेयर की जो है वो पार वैल्यू जो है वो आपको बताकर चलनी होगी। देन आपको एक रिकंसिलेशन बनानी होती है कि आपके पास ओपनिंग शेयर्स कितने थे और एट द एंड शेयर्स कितने थे, बिगिनिंग में कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे, एट द एंड कितने थे, उसकी एक रिकंसिलेशन बनानी होगी। अगर आपने पिछले 5 सालों के अंदर कोई भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट कोई भी नंबर और क्लास ऑफ शेयर्स हैं जो आपने फुली पेड अप इशू करे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते विदाउट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना होगा। आपने कोई शेयर एज वे ऑफ बोनस इशू करे हैं, आपको डिस्क्लोज करना होगा, या आपने कोई भी नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर जो बायबैक करें, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट। मींस ये कब करना है, अगर पिछले 5 सालों के अंदर आपने ऐसा कुछ करा है तो आपको डिस्क्लोजर ही देके चलना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्क्लोज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स, जो भी प्रमोटर्स हैं उसकी आपको शेयर होल्डिंग बतानी होगी। उसके अंदर जो चेंज आया है आपको डिस्क्लोज करके चलना होगा। कॉज इन एरियर आप बताकर चलेंगे, शेयर फोरफिटेड बताकर चलेंगे। अगर आपको ने कोई शेयर रिजर्व करके रखे हुए हैं कि आप ऑप्शंस के अंदर इशू करेंगे या किसी कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट के चलते, तो आपको वो बताना है। और जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिनकी होल्डिंग 5% या उससे ज्यादा है, आपको उसका अलग से डिस्क्लोजर देके चलना होता है। तो जो सबसे कॉमन पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स मिलेंगे, ऑथराइज अलग मिलेगा, सब्सक्राइब इशूड आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रख के चलना है कि वो आप ठीक बना के चल रहे हैं। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर बोनस शेयर्स इशू करे गए हैं या बायबैक हुआ है या फिर कोई भी शेयर्स इशू करे गए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपको उसका डिस्क्लोजर जो है वो देकर चलना है। आपको बैकएंड में लिखना पड़ेगा दैट आउट ऑफ अब दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो चीजें आपको बताकर चलनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा कॉल्स इन एरिया शेयर फोरफिटेड किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मिनिमम जो आपको पता होना चाहिए। सर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलें तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेटा क्लासिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले आपका आता है कैपिटल रिजर्व, देन आपका सीआरआर। मतलब सबसे पहले अगर आप रिजर्व देखोगे वो रिजर्व के नाम आएंगे जो थोड़े स्पेसिफिक वाले हैं, जिनका एक स्पेसिफिक काम है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। ठीक है, आप शेयर्स को री इशू करते हैं फोरफिटेड शेयर्स को, उसके ऊपर जो भी पैसा आता है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करके चलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी जब क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता था, ठीक है, उसको आप कैपिटल रिजर्व बोलते थे। या मैं बेटर मैनर में समझाऊं तो आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा तो एसेट्स अकाउंट लाइबिलिटीज टू जो भी पार्टी है, ठीक है, आपका यहाँ डिफरेंस आता तो आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिख देते थे। बेसिकली होता क्या था, आपका परचेज कंसिडरेशन जो है अगर वो आपका कम होता था नेट एसेट से, तो जो डिफरेंस था वो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट था, कैपिटल रिजर्व में जाता था। सीआरआर से सिर्फ दो ही जगह क्रिएट होता है, एक सेक्शन नंबर 55 के अंदर और एक सेक्शन नंबर 68 के अंदर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, और आपका कहां पर होता है, बायबैक के केस में।
देन आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आप जानते हैं 5 जगह यूटिलाइज हो सकता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए यूज होगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व, देन आपका शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अलग कलर से इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर बच्चे गलती कर देते हैं। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेपर में नजर आए तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देना। अदर रिजर्व, कोई भी और रिजर्व जो ऊपर नहीं है वो यहाँ पर आ जाएंगे। देन आपका सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या हुआ, बैलेंस जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में होता है। सर अब आपके जो भी एडिशन या डिडक्शन हुई हैं पिछली बैलेंस शीट डेट से आपको दिखा के चलनी पड़ेगी। मींस आपको एक रिकंसलेशन टाइप तैयार करके चलनी है कि ठीक है मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इतना था, ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना एडिशन करा, इतनी डिडक्शंस करी। अगर डेबिट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L का है तो आप उसको एक नेगेटिव फिगर की तरह दिखा के चलेंगे। और अगर डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है दैट इज मोर देन द एग्रीगेट ऑफ अदर रिजर्व्स, आप बाकी रिजर्व्स का टोटल करिए। अगर उसका एग्रीगेट जो है दैट इज मोर देन द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस जो है बेटा बाकी सबके रिजर्व जितने हैं उनके टोटल से ज्यादा है, और क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो आपका रिजल्टिंग फिगर क्या आ जाएगा, वो डेबिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं करके चलेंगे इसको एसेट्स में दिखा दें। इसको एक एग्जांपल में कवर करने के लिए मैंने क्या करा, एक एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं DRR 1 लाख रुपए का है, जनरल रिजर्व 3 का, रिवैल्यूएशन 4 का, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 का और कैपिटल रिजर्व 1.5 का। डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है 7 लाख रुपए का। आप एक बार इन सबका टोटल करिए। सर 1 लाख प्लस 3 लाख 4, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 और 1.5 11.5, तो 11,50,000 जो है बेटा ये आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 7 लाख रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L का जब बैलेंस लिखेंगे, यानी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब आप लिखोगे, सरप्लस लिखोगे, तो उसको आप -7 लाख दिखाकर चलोगे। ठीक है, आप उसको कैसे दिखाओगे, -7 लाख दिखा के चलोगे, रिजल्टिंग फिगर आपका 4.5 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगले केस में क्या हुआ, 13.5 लाख रुपए अगर ये बैलेंस है, तो सर मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो 11.5 लाख है बाकी रिजर्व का। और डेबिट बैलेंस P&L का कितने का है, 13 लाख। तो 11.5 के अंदर अगर तुम 13 लाख ऐड करोगे, वो भी नेगेटिव वाला, डेबिट वाला, तो रिजल्टिंग फिगर 1.5 लाख आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, तो ये डेबिट बैलेंस जो है वो आपका आ जाएगा। सर नेक्स्ट क्या आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बेटा एग्जामिनेशन एंगल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए समझ लीजिए। शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो होल्डर को राइट देके चलता है कि आप इक्विटी शेयर एक्वायर करके चल सकते हो उसके अगेंस्ट। ठीक है, ये अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनता है, लेकिन जब तक शेयर अलॉट नहीं करे गए हैं इसको सेपरेट लाइन आइटम की तरफ दिखा के चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, अगर आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं है एंड टू द एक्सटेंट वो रिफंडेबल नहीं है, तब तो ये आपका कहाँ जाएगा, सेपरेट लाइन आइटम की तरह हम इसको दिखा के चलेंगे। लेकिन अगर शेयर एप्लीकेशन मनी बेटा रिफंडेबल है, अमाउंट जो है वो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा जा रही है या रिफंडेबल है, तो उस केस के अंदर आपको उसको करंट लाइबिलिटीज में दिखा के चलना होगा। सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करके चलें बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या क्लासिफिकेशन रहती है। सर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, बैंक से है, अदर से है। देन आपकी कोई डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज हो गई, कोई अपने डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए या कोई भी अदर डिपॉजिट्स हो गए। देन आपके लोन्स या एडवांस जो आपने थर्ड पार्टी से लिया हुआ है, या फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज, उसके अलावा कोई लोन्स या एडवांस आपको नेचर स्पेसिफाई करना होगा। सब क्लासिफिकेशन के नाम पे कहता है यू हैव टू क्लासीफाई कि लोन जो है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड है तो आपको नेचर ऑफ सिक्योरिटी भी जो है वो बताकर चलनी होगी कि किस एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। ठीक है, अगर लोन जो है वो ग्रांटेड बाय एनी डायरेक्टर या अदर्स है, तो बेटा ऐसे केस के अंदर जो भी एग्रीगेट अमाउंट होगा लोन का, आपको शो करके चलना होगा सेपरेटली। ठीक है, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट जो होती हैं टर्म लोन की और अदर लोन की, वो आपको डिस्क्लोज करके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बेटा, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट। बेटा डेफर टैक्स लाइबिलिटी का वही मीनिंग है जो AS 22 के अंदर आप पढ़ते हैं। मान के चल रहा हूं क्योंकि रिवीजन सेशन है तो सारे जानते हैं डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है। सर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स एंड अदर क्लासिफिकेशन है, यूजुअली पेपर में देखने को नहीं मिला है आज तक। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आपका प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट्स और आपके अदर्स। देन आपके शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर आपके टर्म लोन्स नहीं आएंगे, बॉन्ड्स नहीं आएंगे, डिबेंचर्स नहीं आएंगे। इसके अंदर वो लोन आ जाएंगे जो कि रीपेबल है ऑन डिमांड, चाहे आपने बैंक से लिया चाहे किसी और पार्टी से लिया। अगर आपने रिलेटेड पार्टी से कोई लोन एडवांस लिया वो आप दिखाकर चलेंगे। कोई डिपॉजिट्स हैं वो आपके आ जाएंगे, उसके अलावा कोई अदर लोन और एडवांसेस आपको नेचर स्पेसिफाई करके चलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, कि अगर लोन ग्रांटेड बाय डायरेक्टर है तो यहां पर भी आपको अमाउंट सेपरेटली शो करना पड़ेगा कि कितना लोन ग्रांटेड है। और आपके जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं उसकी जो करंट मेच्योरिटीज होती हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। एग्जांपल समझने के लिए, आपने 1 मार्च 2023 को लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन था, 4 इंस्टॉलमेंट में पेबल है। पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2024 को जा रही है, तो अगर मैं 31 मार्च 2023 को देखूं तो मेरा टोटल लोन तो 10 लाख रुपए का है। लेकिन इस 10 लाख में से 2.5 लाख ऐसा है जो मेरा 31 मार्च 2024 यानी 12 महीने के अंदर चला जाएगा, और 7.5 लाख ऐसा है जो मेरा बाद में जाएगा। तो ये जो 2.5 लाख रुपए है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हिस्सा बनेगा। ये जो 2.5 लाख है दिस विल बिकम पार्ट ऑफ आवर शॉर्ट टर्म
बोरविंग्स। और ये जो 7.5 लाख है ये लॉन्ग टर्म बोरविंग का हिस्सा बनेगा। बेटा हम रियल लाइफ में भी ये बाइफर्केशन करके चलते हैं। अब 31 मार्च 24 को तुम 2.5 लाख पे कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे पास 7.5 लाख रुपए का बैलेंस है। अब 7.5 लाख में 2.5 लाख तो तुम 31 मार्च 25 तक पे कर दोगे, और 5 लाख जो है तुम उसके बाद पे करोगे। तो जो 2.5 लाख है वो कहां पर आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 31 मार्च 25 को देखोगे तो 5 लाख का बैलेंस है, तो 2.5 आपका लॉन्ग में चला जाएगा, 2.5 आपका शॉर्ट में। 31 मार्च 26 को देखोगे तो बैलेंस ही 2.5 लाख बचा है जो एक साल के अंदर पे हो जाएगा। तो आपका वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ही जाएगा। तो करंट मेच्योरिटीज का क्या मतलब है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सर ट्रेड पेबल्स की बात करके चलें तो बेटा ट्रेड पेबल्स के अंदर एजिंग शेड्यूल है जो आता है। सर क्या पे पेपर में अब तक पूछा गया? अब तक तो देखो सर नहीं पूछा गया है। क्या पूछा जा सकता है? अगर थ्योरी में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। सर ट्रेड पेबल्स के अंदर एक एजिंग शेड्यूल जाता है, आप बताकर चलेंगे कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स एंड टोटल। एमएसएमई से कितना, अदर से कितना, डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई वाले, डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स वाले। अगर मान लो किसी केस के अंदर आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई आप उस दिन से लेकर चलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनबिल्ड ड्यूज हैं, तो मतलब ड्यूज हैं लेकिन अनबिल्ड है, बिलिंग नहीं करी हुई, तो उसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलेंगे। सर अदर करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलें तो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर करंट मेच्योरिटीज आ जाती है फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की। कोई भी इंटरेस्ट जो एक्रू हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ बोरविंग के ऊपर, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है एंड ड्यू ऑन बोरविंग है, कवर्ड हो जाएगा। कोई आपको एडवांस में इनकम मिल गई आ जाएगी, अनपेड डिविडेंड आ जाएगा। एप्लीकेशन मनी जो आपको मिली है, ठीक है, फॉर अलॉटमेंट एंड ड्यू फॉर रिफंड है, वो आ जाएगा। कोई आपके डिबेंचर्स रिडीम हुए थे या डिपॉजिट से मेच्योर हो गए थे, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो अनपेड है वो आ जाएगा। और कोई अदर अमाउंट जो है अगर आपको लगता है वो आप स्पेसिफाई करके चलेंगे नेचर। सर नेक्स्ट आपके आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट आ जाएगा, उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और वारंटीज जो है वो आ जाएंगे। सर नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी अब एसेट शुरू हो गए। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आपके पास क्या आता है, सबसे पहले लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर्स। और लीज एसेट कह रहे हैं वो आपको क्या करना चाहिए, सेपरेटली स्पेसिफाई करके चलना चाहिए। सर इंटेंजिबल एसेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइज, अदर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसका बेटा एक प्रॉपर शेड्यूल जो है वो है, जो आपको गाइडेंस नोट में देखने को मिल जाता है। सर आपको दोनों ही केसेस के अंदर एक रिकंसिलेशन तैयार करनी होगी कि ग्रॉस अमाउंट कितना है, ठीक है, नेट कैरिंग अमाउंट कितना है हर एक क्लास ऑफ एसेट्स के लिए, कि शुरुआत में कितना था, बिगिनिंग में कितना था, एंड में कितना है, एडिशन क्या करी, डिस्पोजल कितना करा, अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू कुछ एक्वायर करा है वो कितना करा, रीवैल्यूएशन के चलते क्या चेंज आया है, अमोर्टाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा उसका, डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, वो आप दिखा के चलेंगे। सर देन आपका आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नाम से क्लियर है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिलेटेड है, कि आपका कोई प्रोजेक्ट है से इन प्रोग्रेस है, कोई आप कैपिटल एसेट है जो आप बना के चल रहे हैं इन प्रोग्रेस है, तो वो आपको दिखा के चलना पड़ेगा, उसका एजिंग शेड्यूल आपको दिखा के चलना होगा। अच्छा अगर मान लो कोई आपने कैपिटल एडवांस दिया है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। गाइडेंस नोट जब आप पढ़ोगे उसके अंदर बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर आपको एसेट जो है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर भी मिल जाएगा, इवन इन दैट केस अगर आपने कोई भी एडवांस दिया है विच इज फॉर द कैपिटल एसेट, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए कोई आपने कैपिटल एडवांस दे रखा है, वो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस का ही हिस्सा बनेगा, स्पेसिफिकली बोल दिया गया है गाइडेंस नोट के अंदर। ठीक है, एजिंग शेड्यूल अगर आप देखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, तो एजिंग शेड्यूल क्या है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस हैं उसका आप अलग दिखाइए। कोई प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो टेम्परेरी सस्पेंडेड हो, उसको आप अलग दिखाइए। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स एंड टोटल। सर आपको सिमिलर शेड्यूल बनाना होगा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जिसकी कंप्लीशन जो है वो ओवरड्यू हो गई है या फिर एक्सीड कर गई है जितना कॉस्ट था या ओरिजिनल प्लान था उससे। सर अब यहाँ पर जो एक एग्जांपल लिया हुआ है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द गाइडेंस नोट डायरेक्टली। कंपनी ए जो है वो कमीशन करके चल रही थी एक प्लांट को, तो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी जो थी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, वो आपको दे रखी है ईयर 4 के एंड में। कहना इसने क्या क्या खर्चे करे कमीशनिंग करते हुए प्लांट को। पहले साल में 100 लाख रुपए का खर्चा करा, एक्यूमुलेट करके देख लो 100 लाख बनता है। सर दूसरे साल 150 का खर्चा करा, एक्यूमुलेट करके देख लीजिए 250 आ गया सर। तीसरे साल 250 का खर्चा करा, 400 आ गया, 500 आ गया, और चौथे साल 50 का खर्चा करा, 550 आ गया। कह रहे हैं आपको डिस्क्लोजर बताना है एट द एंड ऑफ ईयर 4। अगर खर्चा आप पहले साल के, मतलब हर साल के बिगिनिंग में कर देते हो, पहले दिन में कर देते हो। सर अमाउंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप बताकर चलेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। सर जो चौथे साल में खर्चा हुआ है उसको तो लेस देन 1 ईयर ही हुआ अभी,
तो प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। सर जो आपने तीसरे साल में खर्चा करा उसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है लेकिन 2 साल तक हुए हैं, तो 250 आ जाएगा 1 to 2 ईयर्स के अंदर। सर जो 150 लाख रुपए का खर्चा करा था ईयर 2 के अंदर, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 3 साल तक हुए हैं, तो वो आपका थर्ड में आ जाएगा। और आपका मोर देन 3 ईयर्स के अंदर जो पहले साल खर्चा करा था। इस तरीके से आपको जो है एजिंग रेट बताकर चलनी होती है। कोई आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वो अंडर डेवलपमेंट, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट। अगर उनको रिकॉग्नाइज करा जा सकता है प्रोवाइडेड क्राइटेरिया जो है AS 26 वाला फुलफिल हो रहा है। सर नेक्स्ट आपका आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, एक अदर्स होती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स के अंदर करके चलते हैं प्रमोट करने के लिए ट्रेड या बिजनेस को। और अदर इन्वेस्टमेंट आपकी बाकी आ जाएंगी। अब फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है कि आपकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कितनी है, म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, पार्टनरशिप फर्म में कितना इन्वेस्टमेंट है, या आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जिनको भी आप कैरी करके चल रहे हैं अदर देन एट कॉस्ट, तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा, और आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने किस बेस के ऊपर वैल्यूएशन जो है उसकी करी है, आपको वो भी जो है वो बताकर चलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, आपको डिस्क्लोज करना है अगर आपकी कोई भी कोटेड इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू जो है एग्रीगेट अमाउंट उसका, और उसकी मार्केट वैल्यू आपको बताकर डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको एग्रीगेट अमाउंट बताना होता है अनकोटेड इन्वेस्टमेंट का, कोई अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा एग्रीगेट अमाउंट उसका। आपने कोई प्रोविजन क्रिएट करी हुई है फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। अगर मान लेते हैं एक डिबेंचर है जो कि पार्टली रिडीम हो रहा है 12 मंथ्स के अंदर और पार्टली रिडीम हो रहा है आफ्टर 12 मंथ्स, तो जितना अमाउंट 12 महीने के अंदर रिडीम हो रहा है वो आप करंट में दिखाकर चलेंगे, और बाकी अमाउंट आप किसमें दिखाएंगे, नॉन करंट में दिखाएंगे। सर डेफर टैक्स एसेट्स की मैं बात करके चलूं, ठीक है, तो डेफर टैक्स एसेट जो है, तो वो क्या होगा, वो आपका AS 22 का जो मीनिंग है वही है। नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की अगर हम बात करके चलें, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, क्लासिफिकेशंस क्या आएंगी इसकी। सर कैपिटल एडवांसेस हो गए, कोई आपने लोन और एडवांस थर्ड पार्टी को दे रखा है, या कोई भी अदर लोन्स और एडवांसेस है। सर सब क्लासिफिकेशन क्या है, सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड है लेकिन कंसीडर्ड गुड, ठीक है, और उसके बाद आपका डाउटफुल। ठीक है, सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड एंड अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, एंड उसके बाद लास्ट आपका क्या है, डाउटफुल है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कोई भी अलाउंसेस हैं फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, वो आप सेपरेटली क्या करके चलेंगे, डिस्क्लोज करके चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, जो भी कैपिटल एडवांसेस होते हैं, ये एडवांसेस दिए जाते हैं प्रोक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स को, कहेंगे विच आर नॉन करंट एसेट्स, तो कैपिटल एडवांसेस को आप नॉन करंट एसेट्स मानोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। कह रहे हैं कि आपको कब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट मिलेगा, एक्सपेक्ट टू बी रिसीव्ड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। ठीक है, तो आप इसको क्लासिफाई नहीं करके चलेंगे एज शॉर्ट टर्म और करंट। ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट है बेटा किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के लिए, अदर नॉन करंट एसेट्स के लिए, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस और ट्रेड रिसीवेबल के लिए। कोई भी लोन और एडवांसेस या डेट्स जो कि ड्यू बाय डायरेक्टर्स या अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी है, या एनी ऑफ देम सेवरली है या ज्वाइंटली है किसी और पर्सन के साथ, या कोई भी ऐसा अमाउंट जो किसी फर्म से ड्यू है, प्राइवेट कंपनी से ड्यू है, जिसके अंदर डायरेक्टर, ठीक है, वो पार्टनर है या फिर डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, तो आपको उसको सेपरेटली जो है वो डिस्क्लोज करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है बेटा, आगे बढ़ेंगे। सर अगला आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो जाएंगे, और आपके क्या हो जाएंगे, अदर्स हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, सिक्योरिटी, एंड देन अदर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वही क्लासिफिकेशन जो आपने ऊपर पढ़ी है वही आ जाएगी, एक्सेप्ट जो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है। और इसके अंदर भी आपने इंडिविजुअल बेस के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई करा है वो आपको बताकर जो है वो चलना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्रीज। सर इन्वेंट्रीज की क्लासिफिकेशन कैसे करके चलोगे, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर स्पेयर, लूज टूल्स, कोई अदर है तो लिखेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट को रेलिवेंट सब हेड के अंदर डिस्क्लोज करके चलोगे, और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करके चलिए वो भी आप बताकर चलोगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी एक एजिंग शेड्यूल है जो आपको पता होना चाहिए। सर क्या है एजिंग शेड्यूल ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, सर ठीक है,
सर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट? लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जिनको कंसीडर्ड गुड करा जाता है, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल है लेकिन डाउटफुल है, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल है कंसीडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल है कंसीडर्ड डाउटफुल। ठीक है, तो ये जो है वो आपको बताकर जो है वो चलने होंगे। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन वही है, सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड एंड डाउटफुल। अलाउंसेस जो है बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा। सर नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या आता है? सर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आपका बैलेंस आपका बैंक के साथ जो है, चेक्स आपका हो गया, इन हैंड हो गया। ठीक है, बैलेंस विद बैंक्स हो गया। देन यू हैव कैश इन हैंड, अदर्स आप बता के चलेंगे। कोई भी एयर मार्क्ड बैलेंसेस पड़े हैं बैंक के साथ, जैसे आपका कोई अनपेड डिविडेंड है, ठीक है, उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। बैंक डिपॉजिट जिनकी मेच्योरिटी 12 मंथ से ज्यादा है, उसको भी आप सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलेंगे। पेपर में अब तक ये पॉइंट ऐसा टेस्टिंग नहीं करे गए हैं। आपसे कैश और कैश इक्विवेलेंट में ज्यादातर जो टेस्टिंग करी जाते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? ठीक है, कि शेड्यूल्ड बैंक आपको बता देंगे कि शेड्यूल्ड बैंक के साथ इतना बैलेंस है, तो आपको वहां पे सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है कि शेड्यूल्ड बैंक के साथ बैलेंस क्या है और अदर देन शेड्यूल्ड बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है बेटा। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस के अंदर आपका लोन एडवांस जो आपने थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, रिलेटेड पार्टी को दिया हुआ है, वो आप बताकर चलेंगे। अदर करंट एसेट्स की अगर हम बात करके चलें, कोई भी ऐसे एसेट जो ऊपर फॉल नहीं करा वो अदर करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा। देन यू हैव कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट। कंटीजेंट लाइबिलिटी और कमिटमेंट की सर हम बात करके चलें, ठीक है, तो उसके अंदर आपका आता है कोई भी क्लेम, ठीक है, अगेंस्ट द कंपनी विच आर नॉट एक्नॉलेज एज डेट। एक तो आपका बच्चे वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आएगा कोई आपने गारंटी दे रखी है, दैट विल बी कवर्ड। एंड लास्ट वन विल बी योर अदर मनी, जिसके लिए कंपनी कंटीजेंटली लायबल हो सकती है। जैसे मान लेते हैं आपने कोई बिल डिस्काउंट कराया हुआ है, तो वो भी आपका यहाँ पर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा आपका? कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स के अंदर आ गया कि आपने मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, तो जो भी एस्टिमेट अमाउंट है कॉन्ट्रैक्ट का जो आपको पता है, आपने एग्जीक्यूट करके चलना है, और उसके लिए अभी तक आपने कोई प्रोविजन नहीं बना रखी, सो दैट इज वी गोइंग टू बी कवर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो भी आपका अनकॉल्ड लाइबिलिटी होती है शेयर्स या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर विच आर पार्टली पेड अप। एंड लास्ट आपकी कोई अदर कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट आपका अब आता है, ये खत्म हो गया बैलेंस शीट वाली आइट में। देन वी हैव टू कवर इज द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहला आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर बेटा आपका सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज आप अलग अलग दिखा के चलेंगे। कोई आपको ग्रांट मिली है, डोनेशंस मिली है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हिस्सा बनता है। देन आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो आपका आ जाता है। ठीक है, बट देन बेटा आपकी कोई अगर एक्साइज ड्यूटी है वो आप माइनस करके चलते हैं। यस, आज के टाइम में एक्साइज ड्यूटी आपको देखने को नहीं मिलती है, तो ध्यान रखिएगा जो भी रेवेन्यू होता है दैट इज नेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, वो जीएसटी एक्सक्लूड करके आप लिखेंगे। अगर आप सेल की एंट्री भी करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हो? सर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी, यही एंट्री आप पास करते हो। तो वहां पर भी देखो आपने सेल्स के अंदर कहीं पर भी जीएसटी इंक्लूड करा नहीं है। सर अगर आपकी फाइनेंस कंपनी है तो ऐसे केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर इंटरेस्ट इनकम हो गया या डिविडेंड हो गया, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से जो इनकम होती है, फीस कमीशन, ये उसका जो है वो पार्ट बन जाएगा। सर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? अच्छा चलो एक केस स्टडी अगर हम देख के चले, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर इनकम जो है वो हम कह रहे हैं कि अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा या अदर इनकम होगा, वो कैसे पता लगेगा? कह रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है और सेल करके चलती है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और उसका एक रियल एस्टेट आर्म भी है, तो रियल एस्टेट जो होता है वो कॉमनली कह रहे हैं एंगेज किसमें है कि वो लीज पे देके चलते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को। तो जो ये रेंट आ रहा होगा लीजिंग से ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, वो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू का हिस्सा बनेगा। अब एक कंपनी है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करती है, मान लेते हैं 10 फ्लोर उसके पास है जिसमें से 2 फ्लोर उसको रिक्वायर्ड नहीं है, उसने रेंट के ऊपर दे दिया टेम्परेली, तो ये जो 2 फ्लोर है ये उसका अदर इनकम के अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका क्या आता है सर? अदर इनकम। अदर इनकम में क्लासिफिकेशन की बात करके चलें तो आपका सर इंटरेस्ट इनकम आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड इनकम, कोई भी आपका नेट गेन या लॉस आ जाता है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड आपका अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपका आ जाता है। ठीक है,
सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करके चलते हैं, एप्लीकेबल होता है सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर। मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आपका बेसिकली रॉ मटेरियल, पैकिंग और अदर मटेरियल आ जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस माइनस क्या करके चलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सर नेक्स्ट आपका आया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर जो भी ये ट्रेडिंग कंसर्न के लिए होगा मेजरली, जो भी गुड्स आपने परचेज करे हैं विद एन इंटेंशन टू रीसेल वो यहाँ आ जाएंगे सर। सर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज की बात करके चलते हैं। सर चेंजेस इन इन्वेंट्री आप दिखाते हैं फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का एंड स्टॉक इन ट्रेड का। बेटा बहुत आसान है, देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिंग बनाते थे तो उसको रिकॉल करिए। आप यहाँ पर आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ पर आप परचेज लिखते थे, यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। सर मैंने परचेज को जो है वो अलग से दिखा दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब जो बचा है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ही तो है, वो चेंज ही तो है। तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का। सर रॉ मटेरियल का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर वो आ गया, तो हम उसको दोबारा जो है फिर क्यों लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब कई बार क्वेश्चन में जान पूछ के तुमको क्या करेगा कि चेंज इन इन्वेंट्री देगा लेकिन ब्रैकेट में लिख देगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बस समझ लेना घुमाने के लिए उसने ऐसा करा है। आपको करना क्या चाहिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना चाहिए, ठीक है। क्या ये चीज बेटा क्लियर होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपके पास आता है, एक और एडजस्टमेंट जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वो एक क्वेश्चन के अंदर आपको ना परचेज दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस में ही आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया रहेगा। बेटा जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो उस केस में चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो नहीं आने वाला है, इतना ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आया, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सर जो आपका सैलरीज और वेजेस हो गया, कोई भी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड को करा, किसी और फंड के लिए करा, कोई एक्सपेंस इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए है, कोई एक्सपेंस आपका इंप्लॉय स्टॉक परचेज प्लान है, या कोई आपके स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गए, वो आपके यहाँ पर जो है वो कवर आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपका एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है किसके ऊपर, बोरोविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है। देन आपका बैंक से है, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब के ऊपर इंटरेस्ट है। फिर आपका अदर बोरोविंग कॉस्ट, अदर बोरोविंग कॉस्ट के अंदर आपके कमिटमेंट चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या गारंटी चार्जेस, ये सब चीजें कवर हो जाती हैं। डिस्काउंट या कोई प्रीमियम है, ठीक है, ऑन बोरोविंग्स, वो आपकी आ जाएंगी। आपका कोई नेट गेन या लॉस है ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन या ट्रांसलेशन, वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। सर अगला आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगेगा, अमोर्टाइजेशन आप जानते हैं इंटेंजिबल्स के ऊपर लगेगा। अदर एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो ऊपर क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन बोला गया कि सर कुछ एक आइटम्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको सेपरेटली डिस्क्लोजर देकर चलना ही पड़ेगा। आपने कोई भी स्टोर और स्पेयर पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं अलग से बताइए, पावर फ्यूल अलग से बताइए, रेंट हो गया, रिपेयर टू बिल्डिंग हो गया, रिपेयर टू मशीनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई रेट और टैक्सेस हैं इंक्लूड एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस ऑन इनकम, कोई मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया। कह रहे हैं अगर कोई भी खर्चा आपका 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ज्यादा है, ठीक है, या 1 लाख विच एवर इज हायर, तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। उसके अलावा शेड्यूल 3 के अगर कुछ और पॉइंट्स की तरफ मैं जाऊं, बेटा ये जो नोट्स हैं ये और कुछ नहीं, मेरे हैंड रिटन नोट्स का ही टाइप्ड वर्जन है, ठीक है, फॉर्मेटेड वर्जन है, टाइप और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा आपके जो ये जाते हैं, जो भी आपके फिगर्स डलते हैं जब हम रियल लाइफ में करते हैं, तो टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टोटल इनकम 100 करोड़ से कम है तो नियरेस्ट 100, नियरेस्ट थाउजेंड, लैक्स या मिलियन या डेसिमल तक आप राउंडिंग ऑफ करते हैं। लेकिन उसके अगर आपका 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो सर ऐसे केस के अंदर नियरेस्ट लैक्स, मिलियन, करोड़ या डेसिमल तक आप राउंडिंग ऑफ करके चलते हैं। सर उसके अलावा क्या चीज है जो आपको यहाँ पर भी पता होनी चाहिए कि देयर आर सर्टेन रेशोज विच आर टू बी डिस्क्लोज्ड। अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कुछ एक रेशोज ऐसी हैं जो आपको निकालनी पड़ती हैं, डिस्क्लोजर करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जिसमें आपकी करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशोज, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशोज, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और अगर किसी भी रेशो के अंदर चेंज 25% या उससे ज्यादा है, तो आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि इतना चेंज क्यों है, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर टेस्टिंग करी जा सकती है, सो इस चीज को जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है एडिशनल रेगुलेटरी कुछ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके ऊपर अब तक टेस्टिंग नहीं करी गई है, इसी वजह से करवा रहा हूं, ताकि एमसीक्यू के अंदर अगर आ जाए आपको पता होना चाहिए।
सर क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी कह रहे हैं, अगर कोई भी कंपनी जिसने ट्रेडिंग करी है या इन्वेस्ट करती है क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी के अंदर, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है ऑन द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी वो आपको बताना है। कितनी करेंसी आपके उस रिपोर्टिंग डेट के ऊपर है आपको बता के चलनी है। कोई भी डिपॉजिट या एडवांस किसी पर्पज से किसी पर्सन से लिए इस पर्पज के लिए, क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी के लिए आपको बताकर चलना है। सर बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड कह रहे हैं, अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या पेंडिंग है किसी कंपनी के अगेंस्ट कि कोई बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड करने के लिए, तो बेटा आपको जो है उसका भी डिस्क्लोजर जो है वो आपको देकर चलना होगा। उस प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी कि कब एक्विजिशन करी थी, अमाउंट कितना था, ठीक है, बेनिफिशियरीज कौन है, क्या बुक्स के अंदर उसको दिखाया हुआ है, अगर बुक्स में नहीं दिखाया हुआ तो क्यों नहीं बता रखा, रीजन के साथ बताओ। ठीक है, क्या प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, ठीक है, देन नेचर ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो क्या है, आपको ये सब बता के चलना होगा। अच्छा, आप ऑडिटर को बेटा कोई भी पेमेंट करके चलते हैं तो आपको डिस्क्लोज करके चलना पड़ता है कि एज ऑडिटर आपने कितना पेमेंट करा है, एज फॉर टैक्सेशन मैटर के लिए कितना करा है, कंपनी लॉ के मैटर के लिए कितना करा है, आपने अदर मैटर्स के लिए कितना करा है, आपको अदर सर्विसेज के लिए या रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए वो आपको बताकर चलना है। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, अगला आपका ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट है। ये अभी तक बेटा टेस्टिंग नहीं करा गया है एग्जामिनेशन में, एक दो लेकिन मॉक टेस्ट पेपर में मैंने देखा था इसके ऊपर क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए बेटा एक करंट एसेट कौन सा होता है। एक करंट एसेट वो एसेट कहलाता है जो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कि वो रिलाइज हो जाएगा, या इंटेंडेड फॉर सेल या कंजम्पशन है, ठीक है, हेल्ड प्राइमली फॉर बीइंग ट्रेडेड है, एक्सपेक्टेड है कि 12 महीने के अंदर रिलाइज हो जाएगा, या कैश और कैश इक्विवेलेंट है, अनलेस रिस्ट्रिक्टेड है कि आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते या सेटल नहीं कर सकते, किसी यूज नहीं कर सकते किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। इसके अलावा जितने भी आपके एसेट्स होते हैं वो नॉन करंट है। ठीक है, अब यहां पर जो पॉइंट जिसके ऊपर मुझे फोकस करके चलना है वो है ऑपरेटिंग साइकिल वाला। ठीक है, देखो वैसे हम कहते हैं कि 12 महीने तो है ही है सर, लेकिन हो सकता है ना किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 मंथ से ज्यादा हो। तो अगर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, या ऑपरेटिंग साइकिल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल से किसी का 16 मंथ्स है, तो 16 महीने के अंदर अगर वो रिलाइज हो जाएगा तो वो आपका करंट एसेट ही कहलाएगा। सेम लॉजिक करंट लाइबिलिटीज में, अगर आप वो सेटल कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कंपनी के, बेशक वो 12 मंथ से ज्यादा क्यों ना हो, तो वो आपका करंट लाइबिलिटीज ही कहलाएगा। समझने के लिए मान लेते हैं, ओके, चलो एक ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ही 18 महीने का, ठीक है। अब रॉ मटेरियल जो है से वो कंज्यूम हो रहे हैं 4 महीने में, ऑब्वियसली क्या होगा, वो करंट होगा। सर वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट होगा 15 महीने में। सर 12 महीने से ज्यादा है लेकिन 18 मंथ्स के अंडर है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो करंट कहलाएगा। आपने लोन दिया किसी सप्लायर को जो 12 मंथ्स के अंदर पेबल, 14 मंथ्स के अंदर से रीपेबल है, ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या पर क्या है कि सर पहली बात तो ये ऑपरेटिंग साइकिल का हिस्सा ही नहीं होता। आपने लोन दिया किसी सप्लायर को, वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है, तो वहां पर 12 मंथ्स में लेके चलूंगा, 12 मंथ से ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन करंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड पेबल्स है, 20 मंथ्स के अंदर पेमेंट हो रही है, सर नॉन करंट है, क्यों, 18 महीने के ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है। डन। तो आपको अगर ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस चेक रखना है, अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आप पेमेंट करके चल रहे हैं, वो सेटल हो रहा है, तो वो करंट बन जाएगा बेटा। ठीक है, सर ये आपके सारे के सारे बेटा नोट्स थे जो शेड्यूल 3 के थे। अब उसके बाद हमने बेटा इसके क्वेश्चंस को कवर करके चलना है, बट आई एम जस्ट पॉजिंग द रिकॉर्डिंग फॉर अ मिनट।